हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का आपका सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में देखा था, फिर फ्लूइड क्या होता है उसके बारे में बात किया था हम लोगों ने। फिर लास्ट में हम लोगों ने नोट करके एक पॉइंट देखा था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि यदि फ्लूइड के ऊपर शियर फोर्स जो अप्लाई किया गया है उसको यदि हम रिमूव कर दें तो फ्लूइड अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाएगा। बट सॉलिड के केस में क्या होता है कि यदि फोर्स इलास्टिक लिमिट के अंडर में है, इलास्टिक लिमिट के अंदर ही है, और तब आप शियर फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी वहाँ पर अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेता है। बट फ्लूइड के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉइंट हमने देखा था। अब देखिए यहाँ पर आज के इस सेशन में हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका, नोट में ही सेकेंड पॉइंट होगा, ध्यान देंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए क्या होगा, ध्यान देंगे आप लोग। फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड, अगर फ्लूइड रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उस फ्लूइड के केस में कौन सा फोर्स जीरो होगा एंड कौन सा फोर्स वहां पर एक्ट करेगा, ये एसएससी जेई एंड स्टेट जेई एग्जाम में कितनी बार पूछा गया हुआ है। ओके, आइए देखते हैं। तो आपको याद होगा, एक फिगर मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, ये कोई सरफेस था और इसके ऊपर कोई फ्लूइड रखा हुआ है। ये कोई फ्लूइड यहाँ पर रखा हुआ है और ये फ्लूइड स्टार्टिंग में रेस्ट में था, स्टार्टिंग में फ्लूइड रेस्ट में है, और फिर आपने यहाँ पर शियर फोर्स अप्लाई किया था, आपको याद होगा। जैसे ही हमने यहाँ पर शियर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी मोशन करने लगा, फ्लूइड मोशन करने लगा, यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मिला था। दिस इज एसएफ, शियर फोर्स। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये फ्लूइड रुका हुआ है तो बताइए शियर फोर्स क्या होगा, तो आपको सोचना है कि जब फ्लूइड रुका हुआ था तो उस टाइम तो शियर फोर्स नहीं लग रहा था। अगर हम शियर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमने शियर फोर्स अप्लाई किया, बॉडी अब फ्लो करने लगेगा, फ्लूइड अब फ्लो करने लगेगा, ठीक है। क्योंकि फ्लूइड का डेफिनेशन में ही आपने देखा था कि ऐसा सब्सटेंस जिसके पास फ्लो करने का प्रॉपर्टी हो, जब आप उसके ऊपर शियर फोर्स अप्लाई करें, तो अगर हम शियर फोर्स अप्लाई कर देते हैं फ्लूइड में, तब तो ये मोशन करने लगेगा, फ्लो होने लगेगा यहाँ पर, तब तो ये रेस्ट में नहीं कहलाएगा। इसका साफ मतलब है कि फ्लूइड यदि स्टैटिक है, इसका मतलब है कि वहाँ पर हमने शियर फोर्स अप्लाई नहीं किया है, शियर फोर्स वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। अगर शियर फोर्स काम कर रहा होता तो फ्लूइड रेस्ट में होता ही नहीं, तो फ्लूइड फ्लो करने लगता। तो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है कि यदि स्टैटिक फ्लूइड है तो वहाँ पर शियर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, शियर फोर्स जीरो होगा माय डियर। और जब शियर फोर्स जीरो होगा तो आप क्या कहेंगे कि सर शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा। शियर स्ट्रेस भी जीरो होगा, क्योंकि आप जानते हैं शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, शियर फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो जब शियर फोर्स ही जीरो हो चुका है, दैट मीन्स शियर स्ट्रेस भी वहां पर जीरो होगा। तो ये तो हो गया कि शियर फोर्स जीरो एक्ट कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होगा कि ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड है, दैट मीन्स वहाँ पे शियर फोर्स जीरो हो चुका है, तो कौन सा फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा? इस स्टैटिक फ्लूइड के केस में कौन सा फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, अब ये पूछा जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दो तरीका बताऊँगा। फर्स्ट मेथड ये है, ध्यान से सोचिए आप, कोई सरफेस है और उस सरफेस के ऊपर फ्लूइड स्टैटिक है, तो वहाँ तो शियर फोर्स जीरो हो चुका है। बट माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो एक्ट कर रहा होगा।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके सरफेस पर एक्ट कर रहा होगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, नॉर्मल होगा। नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रहा है। प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स स्टैटिक फ्लूइड के केस में नॉर्मल फोर्स वहां पर एक्ट करेगा। नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होगा, शियर फोर्स जीरो होगा बट नॉर्मल फोर्स जीरो नहीं होगा। नॉर्मल फोर्स विल एक्ट ऑन द स्टैटिक फ्लूइड। बात समझ में आ गया। नॉर्मल फोर्स दैट मीन्स प्रेशर वहां पर एक्ट करेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था फर्स्ट मेथड जिसमें आप बस देख के बोल देंगे कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करेगा। बट अब यहाँ पर टेक्निकली मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि देखिए कैसे नॉर्मल फोर्स यहाँ पर एक्ट करता है। तो सॉलिड के केस में आप क्या करते होंगे, मान लीजिए कि ये बोर्ड आपका सॉलिड है और यहाँ पर हमें मान लीजिए कि प्रेशर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, फोर्स का, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करते हैं, तो उस केस में आप सॉलिड का एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, उस एलिमेंट पर स्मॉल फोर्स का वैल्यू निकालते हैं और फिर उसे पूरे बोर्ड के सरफेस पर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ऐसा आप सॉलिड के केस में करते होंगे। तो वही चीज़ हम लोग फ्लूइड के केस में भी कर सकते हैं। मतलब फ्लूइड के केस में भी हम लोग फ्लूइड एलिमेंट लेंगे, वो हमारा इमेजिनरी एलिमेंट होगा। ओके, तो फ्लूइड एलिमेंट हम लेंगे और वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो टॉप सरफेस है, जिसे हम लोग फ्री सरफेस कहते हैं, ये टॉप सरफेस जो है, इस टॉप सरफेस को हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये फ्लूइड का टॉप सरफेस है, ये फ्लूइड का टॉप सरफेस है। अब यहाँ पर हम लोग एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे और ये स्मॉल एलिमेंट हमारा इमेजिनरी होगा। तो आइए मान लीजिए कि ये स्मॉल एलिमेंट है, स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है जिसका एरिया dA है एंड दिस इज योर फ्लूइड एलिमेंट। अब यहां पर देखिए किसी भी एलिमेंट पे जनरली कौन कौन सा फोर्स प्रेजेंट होगा। सॉलिड के केस में भी आपने पढ़ा है, सॉलिड के केस में भी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी एलिमेंट पर जनरली दो तरह का फोर्स प्रेजेंट होगा, एक तो नॉर्मल फोर्स होगा, एक तो शियर फोर्स होगा। तो इसका मतलब यह है कि इस फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर एक शियर फोर्स होगा, उसे आप लिखेंगे DFS। FS का मतलब क्या है, शियर फोर्स। चूंकि फ्लूइड एलिमेंट स्मॉल है तो यहाँ पर फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल होगा। फिर यहाँ पर देखिए एक नॉर्मल फोर्स भी एक्ट करेगा, दैट इज DFN। FN मीन्स नॉर्मल फोर्स एंड DFN मीन्स स्मॉल नॉर्मल फोर्स ऑन द स्मॉल एलिमेंट। ओके, तो जनरली किसी भी एलिमेंट पर ये दोनों फोर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टैटिक फ्लूइड है। तो माय डियर फ्रेंड, जब स्टैटिक फ्लूइड होगा तो आप आसानी से कह सकते हैं कि सर इसका मतलब है कि DFS जीरो हो चुका है। और जब DFS जीरो होगा दैट मीन्स शियर फोर्स वहां जीरो हो चुका है एंड शियर स्ट्रेस भी क्या होगा। तो शियर स्ट्रेस आप कैसे फाइंड करेंगे, DFS बाई DA। तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, शियर स्ट्रेस भी हमारा जीरो हो जाएगा। बट आप जो नॉर्मल फोर्स देख रहे हैं, क्या ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पर जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं। यानी इस फ्लूइड एलिमेंट पर नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा यदि फ्लूइड रुका हुआ है तब, रेस्ट में है तब, ठीक है। और जब नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा तो वहां से आप नॉर्मल स्ट्रेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट मीन्स DFN डिवाइड बाय DA। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्लूइड रेस्ट में रहेगा तो वहाँ पर शियर फोर्स जीरो होगा एंड नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, दैट मीन्स वहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया हुआ है। तो आइए मैं इस पॉइंट को यहाँ पर आपको लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे। फॉर ए स्टैटिक फ्लूइड शियर फोर्स विल बी ज़ीरो एंड शियर स्ट्रेस विल ऑल्सो बी ज़ीरो, but
but normal force will act on the static fluid so normal pressure या नॉर्मल स्ट्रेस बोलिए, सो नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर exist for the static fluid, तो ये पॉइंट माय डियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे फ्लूइड एज ए कंटीनम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंटीनम के बारे में बात करेंगे कि कंटीनम का मतलब क्या होता है, और फिर फ्लूइड हमें कंटीनम कब प्रोवाइड करेगा, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ओके, आइए। तो अब हमारा हेडिंग होगा फ्लूइड एज ए कंटीनम, आइए देखते हैं। तो देखिए माय डियर, ये जो कंटीनम वर्ड आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, हमारा हेडिंग क्या है? फ्लूइड एज ए कंटीनम। एंड कंटीनम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है? हमें ये देखना है कि फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड हमें कंटीनम कब प्रोवाइड करेगा। मतलब कोई भी फ्लूइड हमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन कब देगा। ठीक है, ये हमें देखना है। मतलब हमें कब फ्लूइड का कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। ओके, किस सिस्टम में मिलेगा। तो माय फ्रेंड, जनरली यहाँ पर दो तरह का सिस्टम होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड अदर इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो दोनों सिस्टम के लिए हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात करते हैं। आवर फर्स्ट सिस्टम इज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। हम लोग सबसे पहले मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में माय डियर फ्रेंड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है बहुत ही कम होता है। दैट मीन्स नेग्लिजिबल हम लोग मान लेते हैं। और नेग्लिजिबल मानने का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल, फिर उसके बगल में तीसरा मॉलिक्यूल। दैट मीन्स सभी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सट के रहेंगे। दोनों के सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई किसी भी तरह का गैपिंग नहीं है। तो जब गैपिंग नहीं होगा माय डियर फ्रेंड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, आइए देखते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम का मतलब क्या है माय डियर? तो इस सिस्टम का मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल, इस तरह मॉलिक्यूल्स वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह वहाँ पर मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, बस दो रो में आपको दिखा दे रहा हूँ। और सेम ऐसा ही नीचे भी होगा, सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग दो रो में देख रहे हैं।
तो यहाँ पर देखिए माय डियर फ्रेंड, आप क्या देख रहे हैं, इस सिस्टम में, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि इसका इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर सोचिए, क्या ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या समझते हैं? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हर जगह मास सेम डिस्ट्रीब्यूट हो। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे कम मास डिस्ट्रीब्यूट हो और यहाँ पर भी कम मास डिस्ट्रीब्यूट हो, तो उसे यूनिफॉर्म नहीं कहेंगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हर जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो। तो यहाँ पर तो वही चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में हम देख पा रहे हैं कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है पूरे सिस्टम में, यानी यही तो कंटिन्यूम है। यानी मैक्रोस्कोपिक सिस्टम हमें कंटिन्यूम देता है। कंटिन्यूम हमें कब मिलेगा? तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि देयर शुड बी ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। ओके, चलिए, तो कंटिन्यूम के लिए, फॉर कंटिन्यूम होने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है माय डियर? फर्स्ट पॉइंट ये है, सिस्टम मस्ट बी मैक्रोस्कोपिक। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कौन सा मैटर होगा? इस सिस्टम में कौन सा मैटर होगा? लिक्विड माय डियर, लिक्विड। तो वहाँ पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा सा होता है, बट उसको हमने क्या किया? नेग्लिजिबल मान लिया है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कौन सा आपका फ्लूइड होगा? तो इसमें हमारा लिक्विड आएगा। इसमें क्या आएगा? लिक्विड आएगा। ओके, तो कंटिन्यूम हमें तभी मिलेगा जब सिस्टम हमारा मैक्रोस्कोपिक हो। अब आइए, अब एक न्यू पॉइंट यहाँ पर आपको मिलेगा। एक वर्ड है मीन फ्री पाथ। अब ये मीन फ्री पाथ होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। आप दो मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, तो जब दो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है, कोलाइड कर गया, तो यहाँ पर आप देखिए दोनों कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, उसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। ये डिस्टेंस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं माय डियर, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। इसे हम लोग क्या कहेंगे? मीन फ्री पाथ। ओके, ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ। अब आप बताइए, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में कितना है? मिनिमम है। क्या इससे कम डिस्टेंस हो सकता है? नहीं। क्या ऐसा पॉसिबल? ये डिस्टेंस कब कम हो सकता है? जब ये मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को पेनिट्रेट कर दे और उसके अंदर समा जाए। क्या पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पेनिट्रेट करके उसके अंदर चला जाए? ये तो पॉसिबल है नहीं। मैक्सिमम केस में क्या हो सकता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपक के रहेंगे, स्टिक करेंगे। ठीक है, तो जब स्टिक करेंगे तो उस टाइम डिस्टेंस सबसे कम होगा। यानी मीन फ्री पाथ यहाँ पर इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कितना होता है? मिनिमम होता है। तो एक कंडीशन आपको ये भी मिल गया कि कंटिन्यूम होने के लिए कंडीशन ये है कि मीन फ्री पाथ मिनिमम होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप ये सुनेंगे सेंटेंस कि मीन फ्री पाथ मिनिमम है, तो आप तो सोच लेंगे कि इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल के बगल में दूसरा मॉलिक्यूल, फिर तीसरा, इस तरह वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दैट मीन्स वहां पर कंटिन्यूम है। बात समझ में आ गया? तो सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या लिखेंगे? सेकेंड कंडीशन, मीन फ्री पाथ
इज मिनिमम, ये मिनिमम होना चाहिए। ओके, एंड मीन फ्री पाथ का मतलब क्या है माय डियर? मीन फ्री पाथ का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, सेंटर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यानी फ्लूइड हमें कंटिन्यूम कब देगा? जब हमारा सिस्टम मैक्रोस्कोपिक हो। ओके, चलिए, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। आइए देखते हैं। नाउ अदर सिस्टम इज माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो माय डियर फ्रेंड, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में कौन सा मैटर आएगा? ठीक है, तो गैस आता है। गैस को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। तो इसमें आपका क्या आएगा? गैस। तो इसके बारे में तो अब आप जानते ही हैं कि यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर इस माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में एक मॉलिक्यूल अगर यहाँ पे है, अदर मॉलिक्यूल यहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तभी तो इसे माइक्रोस्कोपिक कहा गया है। गैस के केस में तो यही होता है ना जी। तो यहाँ पर क्या आप देख के बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है, मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम हमें कंटिन्यूम कभी प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, यहाँ कंटिन्यूम आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको देखना है, मान लीजिए दिस इज योर फर्स्ट मॉलिक्यूल, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है एक्चुअल में, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल्स के पास फोर्स का कुछ वैल्यू होगा, कुछ फोर्स इसके पास होगा। अब यही फोर्स सेकेंड मॉलिक्यूल पे ट्रांसमिट होगा, बट इस फोर्स का वैल्यू F1 से कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में थोड़ा सा फोर्स रिड्यूस हो जाता है फ्रिक्शन के कारण। फिर देखिए यही फोर्स इस थर्ड मॉलिक्यूल पे ट्रांसमिट होगा एंड यहाँ भी पहुँचते पहुँचते फोर्स रिड्यूस हो जाता है, फोर्स थोड़ा सा और घट जाता है। उसी तरह फोर मॉलिक्यूल पे फोर्स पहुँचेगा, बट यहाँ भी इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा घट जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ पहुँचेगा और यहाँ भी मैग्नीट्यूड काफ़ी घट गया है। दैट मीन्स F1 सबसे ज़्यादा है, F2, F3, F4 एंड F5। अब आप क्या देख रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट फोर्स है। तो माय डियर, जब सभी मॉलिक्यूल के पास डिफरेंट फोर्स है तो ये सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी भी डिफरेंट होगा। यानी इस सभी मॉलिक्यूल्स का जब वेलोसिटी डिफरेंट होगा तो ये डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो क्या ये एक जगह रह पाएगा? क्या ये एक जगह कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, सभी का वेलोसिटी अलग अलग है, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा। ठीक है, कोई हाई वेलोसिटी से निकल जाएगा वहाँ से। दैट मीन्स यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। ओके, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम विल नॉट गिव, दिस सिस्टम will not give कंटिन्यूम। ये सिस्टम हमें कंटिन्यूम नहीं देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यही था माय डियर फ्लूइड एज ए कंटिन्यूम। कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मास। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना होगा। तो आइए देखते हैं फ्लूइड का कौन कौन सा बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है।
आइए, तो हमारा हेडिंग होगा बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज। और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में, ठीक है, डेंसिटी, और इसे हम लोग मास डेंसिटी भी कहते हैं, डेंसिटी और मास डेंसिटी, और इसे रो से डिनोट करते हैं। आप इसे क्या पढ़ेंगे, आप इसे पढ़ेंगे रो, RHO, रो, ओके। तो डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, एंड डेंसिटी को सिंपली आप मास डेंसिटी भी बोलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं डेंसिटी होता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, सब्सटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम के लिए कितना मास वहाँ पर प्रेजेंट है, वही हमें डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ओके। यदि कोई सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो तो उसका मास कितना है, मास कितना प्रेजेंट है वहाँ पर, वही हमें डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, ओके। दैट मीन्स it is the mass per unit volume of the substance, okay, that is, तो आप क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। और देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को भी लिखकर क्रॉस कर देंगे, इस तरह हम लोग वॉल्यूम को लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग भी से डिनोट करेंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए वॉल्यूम में को हम लोग किस तरह लिखेंगे, भी को क्रॉस करके। तो यही है आपका डेंसिटी, दैट इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और इसका यूनिट क्या होगा, तो देखिए मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, यानी द यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी पर मीटर क्यूब। तो ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया कि डेंसिटी होता क्या है, और ये आपने देख लिया कि इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अगर मैं आपको बोल दूँ कि इफ़ वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ध्यान से देखिए, अगर ये वॉल्यूम माय डियर 1 मीटर क्यूब हो जाए तो आप क्या देख रहे हैं, सो डेंसिटी विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी विल बी न्यूमेरिकली इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम यदि 1 हो जाता है तो वहाँ पर उस सिस्टम में जितना मास प्रेजेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही उतना ही मैग्नीट्यूड डेंसिटी का होगा, ठीक है। आप मैग्नीट्यूड के बारे में सिर्फ बात करेंगे, क्योंकि मास का यूनिट अलग होता है, डेंसिटी का यूनिट अलग होता है, तो आप यूनिट सेम नहीं बोलेंगे, हाँ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, ओके। आइए इस चीज़ को समझते हैं और अच्छे से ध्यान देंगे आप लोग। मान लीजिए कि ये आपका सब्सटेंस, ये आपका कोई कंटेनर है, एंड इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, एंड इस कंटेनर में एक सब्सटेंस रखा गया है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, कोई लिक्विड हो सकता है, कोई गैस हो सकता है, ठीक है, ये रखा हुआ है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बाबू इसका डेंसिटी बताओ कि क्या होगा, और सिर्फ आपको वॉल्यूम मालूम है, तो आप क्या बोलेंगे कि ठीक है वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, दैट मीन्स इस सब्सटेंस का जो मास यहाँ पर होगा वही मास के बराबर डेंसिटी हो जाएगा, ओके। यानी डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो उस टाइम मास के बराबर डेंसिटी हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे,
तो आप लिखेंगे डेंसिटी इज द मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। डेंसिटी किसी भी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है और ये सिर्फ दो चीज़ पर डिपेंड करेगा, एक तो टेम्परेचर एंड एक प्रेशर। किसी भी फ्लूइड का डेंसिटी सिर्फ दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक तो प्रेशर पे एंड एक टेम्परेचर पर। और ये फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड एंड इट डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेंसिटी is the property of fluid and it depends only on temperature and pressure conditions, ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब इसके आगे देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। तो अभी अभी आपने क्या देखा कि डेंसिटी फ्लूइड का प्रॉपर्टी होता है और ये सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं किस तरह डिपेंड करता है। आइए देखिए, तो माय डियर, डेंसिटी इट ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए, फ्लूइड का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो उसका डेंसिटी फॉल कर जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा। ओके, बट यदि आप फ्लूइड का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, उसका डेंसिटी भी बढ़ जाता है। गैस के केस में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि गैस के केस में प्रेशर एंड डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट लिक्विड के केस में आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी में बहुत हल्का सा इंक्रीमेंट होगा, बहुत कम इंक्रीमेंट होगा, बट होता तो है। ठीक है, बहुत कम इंक्रीमेंट होता है बट होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि डेंसिटी सिर्फ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। अगर किसी भी फ्लूइड का हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, बट प्रेशर इंक्रीज करने पर डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, एक और चीज़ देख लीजिए। डेंसिटी को हम लोग क्या कह रहे हैं? मास डेंसिटी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? मास। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम है, इसीलिए इसे मास डेंसिटी कहा गया है। ठीक है, आइए अब याद कीजिए, आपने पढ़ा होगा मास एंड वेट के बारे में। मास क्या होता है? मास होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, बट वेट हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, क्योंकि वेट प्लेस टू प्लेस वैरी करता है, बट मास प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करेगा। आपका जितना मास यहाँ पर है उतना ही मास मून पर होगा, लेकिन आपका जितना वेट यहाँ पर है उतना वेट मून पर नहीं होगा, बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ जी। क्योंकि वेट बराबर क्या होता है? m इंटू जी। तो वेट तो चेंज हो जाएगा ना जी, क्योंकि आप प्लेस चेंज कर रहे हैं तो जी का वैल्यू चेंज होगा, और जैसे ही जी का वैल्यू चेंज होगा तो आपका वेट भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वेट आपका प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा, बट मास प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करता है। इसीलिए मास को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं और वेट को एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बोलते हैं। सेम यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। डेंसिटी आपका एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करता है। आइए देखिए, डेंसिटी इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू because it does not vary from
वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देखिए डेंसिटी कहीं भी आपको दिख रहा है कि ये जी पर डिपेंड करता है? नहीं, ये जी पर डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स ये प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे तो डेंसिटी, वाटर का जो डेंसिटी होता है माय डियर, ठीक है, आपको पता होगा वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। बट उसका डेंसिटी हमेशा उतना ही नहीं होता है, उसका डेंसिटी चेंज करता है, टेम्परेचर के साथ उसका डेंसिटी चेंज करता है। तो आपने यहाँ देखा भी था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि वाटर का डेंसिटी किस तरह वैरी करता है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान देंगे आप लोग। आपने क्या देखा? आपने देखा डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और इसका यूनिट क्या था? केजी पर मीटर क्यूब। अब एक वर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक वर्ड है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो उसको समझिए। उसे हम लोग इस तरह डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मास। वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं, और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, एंड दिस टर्म इज स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब आप दोनों को अच्छे से ध्यान से देखिए। डेंसिटी बराबर क्या है? मास बाय वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम बराबर क्या है? वॉल्यूम बटे मास। दोनों को आप देख रहे हैं तो आप क्या देखेंगे कि सर डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम इन्वर्सली रिलेटेड होता है एक दूसरे से। दोनों क्या है? एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। आप यही बोलेंगे ना, आप क्या बोलेंगे? डेंसिटी इज इक्वल टू 1 बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, दैट मीन्स density and specific volume are reciprocal to each other, are reciprocal to each other. ओके, यहाँ तक तो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेंसिटी फॉर वाटर, इसका वैल्यू हम लोग जनरली 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। ये वैल्यू हम लोग लेते हैं, और यही वैल्यू लेकर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। लेकिन क्या इसका डेंसिटी हमेशा इतना ही होगा? तो आइए देखते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया हुआ है, आइए देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। किसके लिए? वाटर के लिए। आइए देखिए, दिस इज टेम्परेचर T, ये डिग्री सेल्सियस में है, एंड दिस इज डेंसिटी किसके लिए? वाटर के लिए, H2O। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको वाटर का डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ दिखाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं। तो देखिए किस तरह का ग्राफ यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए माय डियर, इस तरह का ग्राफ होता है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। यानी यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर आपको मैक्सिमम डेंसिटी मिल रहा है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी यहीं पर होता है, और उस पॉइंट पर टेम्परेचर कितना होता है माय डियर, 4 डिग्री सेल्सियस। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछता है कि वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम कब होता है, कितना डिग्री टेम्परेचर पर होता है, तो आप क्या कहेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस पर उसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ये आपका मैक्सिमम डेंसिटी है, दैट इज 1000। ये वैल्यू कितना होगा जी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ओके, अब देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कितना है ये देखिए। तो माय डियर फ्रेंड, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है 998 kg पर मीटर क्यूब। यानी यहाँ पर जो आप डेंसिटी का वैल्यू देख रहे हैं वो वैल्यू कितना होता है, तो ये वैल्यू होता है 998 kg पर मीटर क्यूब, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। एंड 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है 1000। ओके, एंड 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आप क्या देख रहे हैं, तो उसके बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका डेंसिटी घटता है, उसका डेंसिटी घटेगा वाटर का। ठीक है, तो आइए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए माय डियर, एट जब टेम्परेचर माय डियर फ्रेंड, जब T 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है एंड 4 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो आप क्या देख रहे हैं, जब टेम्परेचर 0 से ज़्यादा है और 4 से कम है, दैट मीन्स इस रीजन की बात किया जा रहा है। तो इस रीजन में क्या हो रहा है, वाटर का डेंसिटी बढ़ रहा है। देख रहे हैं आप, वाटर का डेंसिटी बढ़ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज। अब देखिए, जब डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है तो डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो डेंसिटी बढ़ रहा है माय डियर, जब डेंसिटी बढ़ेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जब टेम्परेचर वाटर का 0 से 4 के बीच में रहेगा तो वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, वहाँ पर डिक्रीज करेगा। जब आप वाटर का टेम्परेचर 0 से बढ़ाएंगे 4 डिग्री सेल्सियस तक तो वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम घटता है बट डेंसिटी बढ़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीजेज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर, तो ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि जब टेम्परेचर 0 से 4 के बीच में रहेगा तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। आइए, एंड उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो आप क्या देख रहे हैं कि वाटर का डेंसिटी घटता है। वाटर का डेंसिटी क्या होगा माय डियर, डिक्रीज करेगा। और जब वाटर का डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, जब डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर कहा रहा है कि डेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वाटर का स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा होगा, वहाँ पर इंक्रीज किया होगा। ओके, तो ये था माय डियर फ्रेंड डेंसिटी या मास डेंसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ये ग्राफ भी आप याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये दो चीज़ तो आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ये था आपका डेंसिटी, जिसे आप मास डेंसिटी भी कहते हैं। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे स्पेसिफिक वेट, ओके, जिसे हम लोग वेट डेंसिटी भी कहते हैं। और दोनों को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंपेयर कर लेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, ओके। चलिए देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट, या इसे हम लोग वेट डेंसिटी भी कहते हैं, वेट डेंसिटी, ओके। अब इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, स्पेसिफिक वेट, ओके, या वेट डेंसिटी, इसे हम लोग स्मॉल w से डिनोट करते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, स्मॉल w से हम इसे डिनोट करते हैं। अब आप अभी तो आपने पढ़ा मास डेंसिटी, तो उसका डेफिनेशन क्या था, ध्यान से सुनिए, मास डेंसिटी था ना वो, तो डेफिनेशन क्या था, मास बटे वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेट डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों को कंपेयर कीजिए ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस, ओके। सो स्पेसिफिक वेट it is defined as the weight per unit volume, weight per unit volume of the substance, per unit volume of the substance, ओके। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, दैट इज स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम। दैट मीन्स स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू, वेट को आप लिखेंगे m इंटू जी, और वॉल्यूम को आप कैसे लिखेंगे, इस तरह। अब यहाँ से देखिए, तो ये तो आपका एक फॉर्मूला हो गया, स्पेसिफिक वेट बराबर। अब इसका यूनिट देखते हैं, तो ऊपर में क्या है आपका वेट, वेट का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एंड डिनोमिनेटर में आपका क्या है, वॉल्यूम, उसका यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। तो स्पेसिफिक वेट का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, आपको यूनिट का काफ़ी ध्यान रखना होगा। एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको यहाँ पर जितने भी यूनिट्स आप पढ़ेंगे, आपको यूनिट्स याद रखना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट यूनिट से सॉल्व हो जाते हैं, तो यूनिट आपको बिल्कुल ही याद रखना होगा। आइए देखिए, तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से आप देखिए, ये जो m/v आप देख रहे हैं, ये जो आप m/v वर्ड देख रहे हैं, इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे अभी अभी आपने पढ़ा, उसे हम डेंसिटी कहते हैं। तो इनटू क्या हो जाएगा, g, यानी स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू जी, रो इंटू जी, ओके। मास डेंसिटी में आप g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वेट डेंसिटी मिल जाएगा। और ये सब कुछ वैसा ही है जैसे मास में आप g से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेट मिल जाता है। तो यहाँ था मास डेंसिटी में g से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट डेंसिटी। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, ओके। आइए अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। तो इसका मतलब देखिए, स्पेसिफिक वेट किस पर डिपेंड कर रहा है, तो माय डियर स्पेसिफिक वेट डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, एंड जी पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, मतलब स्पेसिफिक वेट इट डिपेंड्स ऑन रो एंड जी,
और आप जानते हैं कि रो किस पर डिपेंड करता है, रो टेम्परेचर एंड प्रेशर पर डिपेंड करता है। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा एंड प्रेशर पर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल आप ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन। जी मतलब क्या है, लोकेशन, ठीक है। तो इस तीनों पर डिपेंड करता है आपका स्पेसिफिक वेट। अब बताइए क्या स्पेसिफिक वेट एब्सोल्यूट वैल्यू होगा? नहीं होगा माय डियर। क्यों? स्पेसिफिक वेट जी पर डिपेंड कर रहा है, तो प्लेस टू प्लेस ये वैल्यू तो डिफरेंट होगा ना, वैरी करेगा ना, क्योंकि ये जी पर डिपेंड कर रहा है। सो स्पेसिफिक वेट इज नॉट एन एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं स्पेसिफिक वेट is not an absolute value because it vary from place to place। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने मास डेंसिटी में भी देखा था, तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। आइए देखिए, अभी आपने क्या देखा कि स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर इफ सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उस टाइम स्पेसिफिक वेट डायरेक्ट वेट के बराबर हो जाएगा। वहां मास के बराबर था ना डेंसिटी, यहां वेट के बराबर जो होगा उसे कह देंगे स्पेसिफिक वेट। ओके, मतलब अगर आपका सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है या कंटेनर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है और उसके अंदर कोई भी सब्सटेंस रखा गया है, कोई भी फ्लूइड रखा गया है, तो उस फ्लूइड का जो वेट होगा उतना ही मैग्नीट्यूड का आपका स्पेसिफिक वेट होगा। यूनिट सेम नहीं होगा, मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ओके, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई आपका फ्लूइड है और इस कंटेनर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है माय डियर, तो उस टाइम जो इसका स्पेसिफिक वेट होगा वो डायरेक्ट m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक वेट इज द वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम। स्पेसिफिक वेट किसका वेट है? स्पेसिफिक वेट के बराबर है किसका? यूनिट वॉल्यूम का। यूनिट वॉल्यूम सब्सटेंस का जितना वेट होगा उसे ही हम लोग स्पेसिफिक वेट कहते हैं। ओके, सो आप यहां पर क्या लिखेंगे? सो स्पेसिफिक वेट is the weight of unit volume, is the weight of unit volume। ओके, तो ये था माय डियर सेकेंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक वेट। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका यूनिट भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सभी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आपको कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहना है। मैं आपको बस यहाँ पर जितना पढ़ा दूँ, आपको एक्स्ट्रा में बुक पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ही यहाँ पर आपको काफ़ी पढ़ा दूँगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर इतना पढ़ा दूँगा कि आपको एग्ज़ाम में किसी भी बुक का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप किया जाए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके आगे थर्ड प्रॉपर्टीज से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए आज के इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक यू माय डियर, बाय बाय।